अब वहां पे हालात ये बन गए हैं कि जिस तरीके से जो वहां के जो प्रतिबंधित संगठन थे उनको रिहा कर दिया गया है, उन पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है, सरकार में दखल बढ़ गया है ऐसे लोगों का जो लोग भारत विरोधी हैं। तो ऐसे में जो संबंध है बांग्लादेश के साथ भारत के, उसको कैसे देखते हैं भविष्य में आप, और क्या ये मान लिया जाए कि भारत के लिए भी अब जो स्थिति होगी बांग्लादेश को लेकर के वो बात बेहतर नहीं होने वाली है? बांग्लादेश को दो चीजों की आवश्यकता है, एक खाद्य पदार्थ की और दूसरी ऊर्जा की। 1200 मेगावाट वो हमसे ऊर्जा लेते हैं, हम उनको रोज देते हैं, और खाद्य पदार्थ भारत से जाते हैं। अगर वो रिश्ते बिगाड़ेगा जैसे मॉलडीव ने करने की कोशिश की, नुकसान उसको होगा। वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, वी आर अ सुपर पावर। खाद्य पदार्थों की कोई कमी नहीं, नुकसान होगा बांग्लादेश को। मैम, अभी आपने कट्टरपंथियों की बात की, मौलाना साहब वहां पर हैं, हमारे धर्म गुरु हैं। दिस केम टू मी अबाउट अ मंथ अगो, जब ये तख्ता पलट हुए। कर्नल साहब, वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स इन बांग्लादेश, वो और उसकी पत्नी हिंदुओं को बचाने गए थे, अपने घर ला रहे थे, उसकी पत्नी को मार दिया सर कट्टरपंथियों ने कि तुम हिंदुओं को सुरक्षा की रक्षा क्यों कर रहे हो। He sent me a message. He just said, Ambassador, I'm not Bangladeshi anymore. क्या बोलूं उसको सर, आप मुझे बताएं क्या जवाब दूं, क्योंकि उसकी पत्नी बचा रही थी हिंदुओं को, मार दिया उसको, and she was in her 40s. ये जानवर है सर कि या इंसान है ये लोग? और अगर असर बुरा इसका पड़ेगा, सिर्फ इसका ब्लेम जाएगा ये जो अमेरिका का चमचा है जो अपने आप को इंटरिम लीडर कहता है, कुछ नहीं कर पा रहा। एंड फाइनली मैम, जस्ट गिव मी 13 सेकंड्स मोर। जब इनके आर्मी चीफ ने, कर्नल साहब, जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, जब गुड बाय या कुछ कहना चाहते थे, वो कहते थे खुदा हाफिज, याद है आपको? और इनके आर्मी चीफ से मैं सुनता हूं अल्लाह हाफिज। ये क्या हो रहा है सर? ये इस्लाम है आपका? खुदा हाफिज मेरे कॉलेज में मैं कहता था अपने दोस्तों को, स्कूल में कहता था, अभी मैं अपने दोस्तों को जब जा रहा होता, अगर वो मुस्लिम है या अरबी बोलते हैं, मैं कहता हूं खुदा हाफिज। ये अल्लाह हाफिज बीच में कहां से आ गया? व्हाट इज गोइंग ऑन सर? आप समझते हैं इसका रिपरकशन आज से 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद क्या होगा? थिंक अबाउट इट सर। मैं और कुछ सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर अगला जो दिन होंगे, कुछ आने वाले दिन, वो कैसे हालात बनने वाले हैं बांग्लादेश में। कर्नल शैलेंद्र, इसका जब हम बात करते हैं कि समस्या तो दरअसल यहाँ पर ये है, लेकिन समाधान क्या है? किस तरीके से वहाँ जो हिंदू हैं वो अपनी बात को आगे पहुंचाने की कोशिश तो कर रहे हैं। सरकार बार बार ये दावा कर दी कि हम मुलाकात कर रहे हैं, हालात को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये हालात ठीक हो रहे हैं? ये तो और खराब होते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ा सोल्यूशन पहला यह है कि मुझे मेरे देश में ये जो 4 भाई हम इस समय टीवी पर बैठे हुए हैं, वो एक जैसी बात क्यों नहीं कर पा रहे? यस, हमारे में डिफरेंसेस हो सकते हैं, वी एग्री टू डिसएग्री, क्योंकि इंडिविजुअली हमारे सोच विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन जब बात देश की आए, बांग्लादेश के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, चीन के खिलाफ, आप और हम एक जैसी आवाज क्यों नहीं कर सकते? इस घटिया एमएलए का रेफरेंस इस पर्टिकुलर नेशनल टीवी के शो पर क्यों आना चाहिए, जबकि हमें बात कर रहे थे बांग्लादेश की। जहां तक बांग्लादेश की बात है, देखिए, एक बार आप यूनाइट हो जाइए, ये जो हिंदू और मुस्लिम का डिवाइड है, इसे रोक लीजिए, इसे रोक लीजिए। आप और मेरे में अगर कोई फर्क है, हो सकता है वो रिलीजन का हो, लेकिन देश का फर्क जो है वो सारी चीजों को ब्रिज कर देना चाहिए। मुझे लगता है सॉल्यूशन तो हम जब बात करें, जब पहले हम एकजुट हो जाएं, एक जैसी बात करें, नेशन फर्स्ट की बात करें, तब कहीं जाकर कुछ होगा। अगर हमारे ही ओवैसी साहब एक पार्लियामेंट के ओथ टेकिंग सेरेमनी में जय पैलेस्टीन कह सकते हैं, वो जय भारत क्यों नहीं कह सकते? जय भारत माता की जय क्यों नहीं कह सकते? जवाब दीजिए हाजी साहब, जवाब दीजिए हाजी साहब। सबसे बड़ा बात यह है कि हमें सुनिए सर, आपने ओवैसी साहब के बारे में बोला जय फिलिस्तीन, तो देखिए, अगर देखिए हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था कि देख लीजिए, इजराइल ने जबरदस्ती जमीन कब्जाई है फिलिस्तीन लोगों की। पूर्व प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा, स्वर्गीय प्रधानमंत्री। सर, हर सरकार के साथ जो कूटनीति है वो बदलती है, देशों के साथ हर 5 साल के बाद सरकार बदलती है, निजाम बदलता है। आप एग्जाम्पल अगर सेट करेंगे आप पुराने नेताओं के या तब के कार्यकाल के संबंधों के साथ, तो ये ठीक नहीं है आज की डेट में। आज की तारीख में संबंध किस तरीके से, उसमें बात करिए ना सर। कूटनीति बदलती रहती है सरकारों के साथ। सबसे और हाजी साहब, मुझे 30 सेकंड दीजिए अपनी बात रखने का। 30 सेकंड, ठीक है, बोलिए। अभी आपने संसद का नाम लिया, तो आपने ओवैसी साहब का नाम लिया, आपने जय फिलिस्तीन की बात करी, और देखिए वहीं पर इससे संसद भवन के अंदर एक सांसद दूसरे मुस्लिम सांसद के ऊपर कितनी अभद्र टिप्पणी करता है और क्या कहता है कि बाहर निकल मारूंगा। तो क्या इसके लिए आप बांग्लादेश से तुलना करेंगे?
सुनिए हाजी साहब, तो क्या इसके लिए आप तुलना बांग्लादेश से करेंगे? इसको चीप पॉलिटिक्स कहते हैं। तो क्या इसकी तुलना बांग्लादेश से करेंगे? इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो वही भाषा फिर लोकतंत्र के मंदिर में से बाहर निकलकर हम लोगों पे प्रयोग होती है उस तरीके की भाषा। और मैं बार बार ये कह रहा हूं मोहतरमा कि बांग्लादेश के हिंदू भाइयों के साथ हम सभी मुस्लिम भाई खड़े हुए हैं और भारत सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हस्तक्षेप कीजिए ताकि हमारे हिंदू भाइयों को वहां पर बचाया जा सके। लेकिन हाजी जी आप कह तो रहे हैं अपनी बात, लेकिन उसी दबी जुबान में आप कुछ ना कुछ जिक्र कर देते हैं हिंदुस्तान को लेकर के, ताकि आप दर्शाना ये चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे भी हालात कैसे हैं। खैर मैं आपके पास वापस लौटूंगी। आचार्य जी सवाल दरअसल ये खड़ा होता है कि जो वहां पे 8% जो हिंदू बचे हुए हैं वो अपने आगे के पूजा पाठ, जो धार्मिक यात्राएं होती हैं, जो उनकी आस्था है, जो उनके कार्यक्रम होते हैं, आखिर वो कैसे करेंगे और कैसे होंगे? और इसके लिए भारत की ओर से हालांकि चिंता पूरी दुनिया जाहिर कर रही है, लेकिन वहां पे जो हिंदू भाई हैं और जो वहां से पलायन कर रहे हैं उनके लिए आगे सरवाइव करना कितना मुश्किल होने वाला है, इसको लेकर कितनी चिंता होती है आपको? देखिए बिल्कुल असंभव है जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है और लगातार आप उपस्थित देख रहे हैं, डाटा आपके सामने उपस्थित है। अगर इस डाटा को देखकर भी आज किसी व्यक्ति के मन में संशय है कि आने वाले लोग वहां सरवाइव कर पाएंगे तो बिल्कुल मुश्किल है। पाकिस्तान का एग्जांपल आपके सामने, अफगानिस्तान का एग्जांपल आपके सामने, बांग्लादेश में जो हुआ है वो आपके सामने है। 30% से 8%, 15% से 1%, तो कहां से आप सोच सकते हैं कि लोग सर्वाइव कर पाएंगे? मैं कह रहा हूं हमारे नेताओं की दूरदर्शिता पे प्रश्न उठता है। 1971 में जब इस देश वहां पर बांग्लादेश बना रही थी इंदिरा गांधी, तो उनको समझ में आना चाहिए कि वहां क्यों छोड़ के आ रही है, बाकी सबको ले आई, हिंदुओं को क्यों छोड़ दिया। 1947 में भारत का पार्टीशन जब हुआ, हमारे आपको पता होता है, पूरे देश को पता होना चाहिए कि जबरदस्ती हमारे कुछ SC वर्ग के लोगों को वहां छोड़ दिया गया कि काम कौन करेगा वहां पर, पाकिस्तान के कहने पे छोड़ दिया गया। ये दूरदर्शिता थी या मूर्खता थी? मैं कहूंगा ये मूर्खता थी। कहते हैं बुला लीजिए सर, हमारे हिंदू भाइयों को बुला लीजिए बांग्लादेश से। हम तो आज आवश्यकता है इस बात को समझना चाहिए। आचार्य जी हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं, सरकार से कहते हैं यही चाहते हैं। देखिए यही आगे ना एकदम आगे इस बात पे इनका सिंगल एजेंडा यही है, इनका सिंगल एजेंडा वास्तविक तौर पे आगे ना खर्च संवेदना नहीं, सांत्वना नहीं देंगे। हाजी साहब संवेदना जाहिर तो कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ वो कुछ ऐसे एग्जांपल दे देते हैं जो गले से उतरने वाली फिलहाल नहीं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, खबरों भी लगातार यहाँ पर जारी है। वक्त मुझे इजाजत इतनी की दे रहा है क्योंकि यहाँ पे लगातार मुझसे कहा जा रहा है कि वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन सवाल दरअसल बना हुआ है। सवाल दरअसल ये कि आखिर ऐसे हालात कब तक और इस समस्या का समाधान कब तक? आखिर कब तक यूनुस सरकार ऐसे ही हाथ पे हाथ धरकर बैठी रहेगी और हिंदुओं पर हमले होते रहेंगे? खबरें लगातार जारी हैं। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे बांग्लादेश में जो हालात बन रहे हैं, उसके साथ साथ जो तमाम स्थितियां दिखाई दे रही है बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर के, आखिर खाना पूर्ति कब तक होगी, आखिर